कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की की लाश को देखते हैं। इतनी ही देर में यहाँ दो लड़के आ जाते हैं। जब उन्होंने लाइट ऑन की तो उसकी लाश देखकर वो काफी डर जाते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टॉमी था और वो काफी सीधी सादी लड़की थी। उसके स्कूल की तीन लड़कियाँ जो बहुत चालाक थी, वो हमेशा ही टॉमी को परेशान किया करती थी, अपना हर काम उसी से ही करवाती थी। आज भी वो टॉमी को खाना लेने भेज देती है। जब टॉमी उनके लिए खाना लेकर आई तो ये बजाय उसका शुक्रिया अदा करने की, ये उसे फिर से परेशान करने लगी। खाना उस पर गिरा देती है। एक लड़की खाने में से ब्रेड निकाल कर उसे टॉमी के सिर पर रख देती है और नकली आदमी की जगह निशाना लगाने के लिए उसे खड़ा कर देती है। तीर गलती से टॉमी को ही लग गया और वो बेचारी नकली आदमी के साथ नीचे गिर गई। अब हालांकि उन लड़कियों ने ही गलत निशाना लगाया था, लेकिन यहाँ भी वो टॉमी का ही मजाक बनाकर चली जाती है और वहाँ से टॉमी उठकर एक दुकान पर जाती है। यहाँ टॉमी को एक नेकलेस पसंद आ जाता है, पर क्योंकि उसकी कीमत काफी ज्यादा थी तो वो इसे खरीद नहीं पाती। उसका दिल न टूटे, वो इस नेकलेस को नजरअंदाज ही कर देती है। तभी दुकान पर एक और लड़की आई, वो उसी नेकलेस को लेकर टॉमी के साथ लगाकर देखने लगती है और कहती है कि ये तो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जो कहकर वो नेकलेस टॉमी को तोहफे के तौर पर गले में पहना देती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई। ये देखकर टॉमी को काफी हैरानी हुई क्योंकि वो लड़की अनजान थी, टॉमी उसे नहीं जानती थी। यहाँ वो इससे नाम पूछती है कि अच्छा नाम तो बताओ, जिस पर वो अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम टॉमी है। वो लड़की हैरत से पूछती है कि अच्छा तुम्हारा नाम भी यही है? मेरा नाम भी टॉमी है, लेकिन पूरा नाम कावाकामी है। और क्योंकि दोनों का एक ही नाम है तो आज ही तुम हो टॉमी और मैं हूँ कावाकामी। यहाँ वो टॉमी का चश्मा हटाकर कहती है कि तुम इसके बगैर ज्यादा प्यारी लगती हो, कोशिश करो कि अपना चश्मा उतार ही दो। घर आकर टॉमी उसकी बातों के बारे में सोचने लगती है और जब वो शीशे में खुद को देखती है तो यहाँ अपना चश्मा हटाने का फैसला करती है। वो फिर अपनी मॉम की तस्वीर के सामने मोमबत्ती जलाती है, जिससे हमें पता चला कि काफी साल पहले ही टॉमी की मॉम की मौत हो चुकी है। फिर जब उसकी डेड आई तो वो और टॉमी मिलकर खाना खाती है। दोनों के बीच की ताल्लुक खास अच्छी नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत ही कम बुलाते हैं। अगले दिन टॉमी जब स्कूल से घर आ रही थी तो उसे वो तीन लड़कियां फिर से मिलती हैं जो दोबारा उसे परेशान करने लगी, पर वो उन्हें नजरअंदाज करके घर आ जाती है और अपने डैड को कहती है कि आज मेरी दोस्त कावाकामी हमारे घर आ रही है, तो आप ऐसा करें कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाएं, क्योंकि टॉमी को लग रहा था कि अगर उसकी डैड घर रही तो वो दोनों को डिस्टर्ब करेंगे। अब उसके डैड बाहर जाने के लिए मान गई, पर जब वो अपने जूते पहन रही थी तो तभी यहाँ कावाकामी आ जाती है। उसे देखकर टॉमी के डैड काफी हैरान रह गई। वो भी काफी हैरान हुई, जो देखने से लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को जानते हों, पर उसके डैड नजरअंदाज करके वहाँ से चले गए। अब कावाकामी उसके कमरे को बड़ी गौर से देखने लगी। ये देखकर टॉमी उसे कहती है कि शायद तुम्हें मेरा कमरा पसंद नहीं आया। तब कावाकामी उसके पास आकर बैठ गई और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा कमरा बहुत प्यारा है। फिर उसका मूड ठीक करने के लिए वो टॉमी को किस भी करती है, जैसे किसी छोटे बच्चे को करती है, जो देखकर टॉमी को काफी हैरत हुई। फिर यहाँ टॉमी उसे अपनी लिखी हुई एक कहानी दिखाती है। असल में टॉमी हमेशा खोई रहती थी और सोच सोच कर अपने दिमाग से कहानियाँ बनाती रहती थी। कहानियों में वो खुद को ही रखती थी, यानी अपना कैरेक्टर इस्तेमाल करती थी। तब कावाकामी उसकी कहानियाँ पढ़ती है और मजीद अच्छी अच्छी आइडियाज देती है। थोड़ी देर बाद टॉमी की डैड घर आ गई, जो दोनों के लिए केक लेकर आई थी। यहाँ कावाकामी उनसे कहती है कि तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारी एक बेटी भी है। इतनी जल्दी सब कर लिया। अब ये सुनकर टॉमी के डैड को हैरत तो हुई, पर उन्हें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। पर कावाकामी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब उसे नाराज जाता हुआ देखकर टॉमी को लगता है कि जरूर मेरे डैड ने उसे कुछ कहा होगा, इसलिए वो उनसे पूछती है कि बताइए डैड, आपने मेरी दोस्त को क्या कहा? वो जो ऐसे नाराज होकर चली गई, इस पर उसके डैड कहते हैं कि बेटा मैंने कुछ नहीं कहा उसे। पर टॉमी फिर भी अपने ही डैड से नाराज होकर चली जाती है। अब अगले दिन टॉमी और कावाकामी पूरे शहर की सैर करती है। उन्होंने बहुत इंजॉय किया, जिसके बाद थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे आकर लेट जाती है। यहाँ कावाकामी उसे पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? इस पर वो जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी हर एक चीज अच्छी लगती है, तुम्हारी खूबसूरत बाल और इतनी प्यारी सी जिल्द जो बहुत ही खूबसूरत है। जिसके बाद ही दोनों खड़े होकर हाथ पकड़ के यहाँ ये फैसला करती हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे। बर्फ की फैक्ट्री दिखाई गई जहाँ पर टॉमी की डैड काम करती थी। वो शाम में साइकिल पर बैठकर जब घर जा रही थी तो तभी उनसे मिलने कावाकामी आती है, जो उन्हें अपने साथ पार्क में ले आई। यहाँ वो बताती है कि मैं वही कावाकामी हूँ जिसे 25 साल पहले मेरे ही दोस्त ने मार दिया था, यानी कि वही लड़की जिसकी लाश को हमने शुरुआत में देखा था। और इसी के साथ कहानी पास्ट यानी माजी में आ जाती है, जहाँ हमने देखा कि कावाकामी जब अपने दोस्त के साथ थी तो उन्हें चुपके से टॉमी की डैड देख रही थी और उन्हें इतने पास देखकर वो जेलस होने लगी, क्योंकि दिल ही दिल में वो कावाकामी को पसंद करती थी। वो भी करती थी, लेकिन उन्हें बताती नहीं थी क्योंकि उससे अपने दोस्त से डर लगता था, जिस वजह से वो हमेशा उनसे दूर रहा करती थी। पर एक दिन कावाकामी की दोस्त को पता चल गया कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने कावाकामी को मार दिया और उसकी लाश को वहाँ इस तरह लटका दिया ताकि सबको यही लगे कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान ली और किसी को उस पर शक न हो। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि वो तो मर गई थी, पर इतने सालों के बाद जिंदा कैसे वापिस आ गई? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा।
फिर प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में वो टॉमी के डैड को कहती है कि क्यों ना हम आज भी बिल्कुल वैसे ही प्यार करें जैसे पुराने दिनों में किया करती थी। मतलब कि वो उनसे दोबारा ताल्लुक बनाना चाहती थी जो उस वक्त नहीं बन पाया था। वो उनके गले से लग जाती है। टॉमी के डैड को भी देखने से लग रहा था जैसे वो उसकी बातों में आ रही हूँ और अपना कंट्रोल खोकर उसकी तरफ खींचती जा रही हूँ। घर आकर वो अपनी वाइफ ने टॉमी की मोम का सारा सामान जलाने लगते हैं, जो देखकर टॉमी को बहुत बुरा लगा और वो अपने डैड को ऐसा करने से मना करती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अब मुझे इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले ही दिन से उसके डैड में तब्दीली आ गई, जैसे वो जॉगिंग करना शुरू कर देती है, जिसके साथ ही एक्सरसाइज यानी वर्जिश भी कर रही थी, जिन सब में कावाकामी भी उनकी मदद किया करती थी। ऐसा लग रहा था वो ये सब उसी के लिए ही कर रही है ताकि जवान नजर आए और फिट रहे। वो अजीब बर्ताव करने लगी क्योंकि जब टॉमी घर वापस आई तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, हालांकि लाइट भी थी। वो इस बारे में अपने डैड को बताकर लाइट जलाने का कहती है, लेकिन उसके डैड कोई बहाना लगाकर इस बात को टालते रहते हैं और लाइट नहीं जलाते। अब रात के वक्त अपने कमरे में बैठकर जब टॉमी पढ़ाई कर रही थी तो उसे नीचे से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है। वो जब नीचे चेक करने आई तो देखती है कि उसके डैड हाथ में चाकू लिए घर से बाहर खड़े हैं। वो उनसे पूछने ही वाली थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि तभी उनके घर के नंबर पर कावाकामी कॉल कर देती है। टॉमी फोन सुनती है जिस पर उसकी दोस्त का कहना था कि कल रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रुकूंगी, जो सुनकर टॉमी काफी खुश हो गई कि मैं अपनी दोस्त के साथ रात गुजार पाऊंगी। अब जैसे अगली रात हुई कावाकामी इनके घर आ जाती है और फिर से टॉमी की वही किताब पढ़ने लगती है। उसने एक कहानी में पढ़ा कि एक लड़की को बेड से बांध दिया गया था, जिसे पढ़कर वो टॉमी को कहती है कि चलो ये चीज मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, और वो टाई लेकर टॉमी के हाथ बांध देती है। टॉमी भी उसे ऐसे करने देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब वो मजाक में कर रही है। जिसके बाद कावाकामी उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधकर उसे बेड से बांध देती है और कहती है कि मेरे वापस आने तक इंतजार करो, जब तक मैं ना आ जाऊँ तुम खुद को मत खोलना, बंदी रहना। इतना कहकर वो चाकू लिए टॉमी के डैड की पास जाती है और कहती है कि देखो उस वक्त तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं था तो जाहिर है अब भी नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब कि वो चाहती थी कि उसके डैड टॉमी को मार दे, पर क्योंकि उसके डैड जानते थे कि ये गलत है तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इस पर वो उन्हें बातें सुनाने लगती है कि तुम कैसे आदमी हो, मर्द होकर डर रहे हो, और वैसे भी तुम और मैं प्यार करते हैं एक दूसरे को, तो वो हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए ना। अब इन बातों से उसके डैड कावाकामी के कंट्रोल में आ गई और चाकू लेकर टॉमी को मारने के लिए चले जाते हैं, मगर रास्ते में उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है, और अब उन्हें कावाकामी पर ही गुस्सा आने लगा, इसलिए वो चाकू से उस पर ही हमला कर देते हैं। चाकू सीधा उसके सर में लगा, जिससे मौके पर ही कावाकामी की मौत हो जाती है। अब टॉमी के डैड को जल्दी से उसकी लाश को ठिकाने लगाना था, इसलिए वो उसकी लाश को अपनी बर्फ की फैक्ट्री में ले आते हैं, फिर मशीन में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और बाद में उसे नदी में जाकर फेंक आते हैं। और अब तक यहाँ सुबह भी हो गई थी। टॉमी को सपना आता है जैसे कावाकामी नदी से बाहर आ रही है। वो डर गई और अब वो जल्दी से अपने हाथ खोल लेती है। अब उसके डैड को बार बार कावाकामी नजर आने लगी, तब तंग आकर वो उसका गला दबाने लगी, पर बाद में उन्हें पता चला कि मैं तो असल में टॉमी का ही गला दबा रहा हूँ। ये देखकर वो काफी घबरा गई, जिस पर उसके डैड माफी मांगती है। अब टॉमी डैड से पूछती है कि कावाकामी कहाँ है। इस पर अब यहाँ वो बताते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि डीमन है। उसकी तो 25 साल पहले ही मौत हो चुकी है और वो इतने सालों बाद वापस आई है मुझे हासिल करने के लिए। ये सब बताकर वो उसे कावाकामी की सालों पहले की तस्वीर भी दिखाती है, जो देखकर टॉमी हैरान तो हुई, साथ ही वो अपने दिल को समझाती है कि नहीं ये सब झूठ है। अब उसके डैड ये भी बता देते हैं कि वो मुझे अपने कंट्रोल में करने आई थी, लेकिन मैंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। अब ये बात फिलहाल तो टॉमी ने नजरअंदाज कर दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खुद नदी के पास आती है और कावाकामी को इधर उधर ढूंढने लगती है। अब तभी उसे वहाँ कावाकामी का कटा हुआ सर मिलता है, जो अभी तक जिंदा था, उसमें जान थी, और वो टॉमी से मदद मांगता है। पर उसकी ऐसी हालत देखकर टॉमी को डर लगने लगा, जो देखकर कावाकामी उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी दोस्ती याद करवाती है कि हमारी इतनी गहरी दोस्ती थी, तो प्लीज उसके लिए ही मेरी मदद कर दो ना। जिस पर अब टॉमी उसकी बातों में आ जाती है और उसके सर को उठाकर गले से लगा लेती है। फिर वो उसके सर को अपने साथ ले जाकर एक सुनसान जगह पर बने घर में ले आई और उसे तकिए पर रख देती है। और वो उसके सर को ऐसे समझ रही थी जैसे ये कोई छोटा बच्चा हो, और उसे बच्चों वाला खाना ही खिलाती है, वो भी अपने हाथों से। शाम को जब वो घर आई तो देखती है कि डैड की हालत अभी भी काफी खराब है, क्योंकि उन्हें कावाकामी की आत्मा बार बार दिखाई दे रही थी। अगले ही दिन टॉमी बच्चों की मार्केट में जाती है और वहाँ से उसके सर के लिए बच्चों जैसे कपड़े खरीद कर लाती है, क्योंकि अब कावाकामी का जिस्म रीजनरेट हो रहा था, यानी फिर से पैदा हो रहा था। पर उसका ये नया जिस्म इंसानों वाला नहीं था, बल्कि अब वो क्रिएचर लग रही थी। टॉमी एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी, जैसे उसे गोद में उठा के रखती थी, उसे नहलाती थी और बहुत ख्याल रखती थी। दोपहर को जब उसे बाहर घुमाने लेकर गई तो तभी एक औरत उसे देखकर काफी डर गई। वो डर से चिल्लाने लगी, रो रो कर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब टॉमी उसे लेकर आगे बढ़ती है तो परेशान करने वाली एक लड़की टॉमी को देख लेती है और उसके साथ कावाकामी को भी देखकर वो काफी हैरान रह गई। इस बारे में अपने बाकी दोस्तों को भी बताती है, पर वो इस बात पर यकीन ना करते हुए इसलिए गुस्सा होने लगती है कि इतने दिन हो गए
इसलिए हमने टॉमी को परेशान नहीं किया। अब जब वो कावाकामी के कपड़े बदल रही थी तो उसके बदलते हुए जिस्म को देखकर टॉमी की हालत अजीब होने लगी, क्योंकि वो इतनी बदसूरत लग रही थी कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। इसलिए वो उसे लेकर छत पर आ जाती है, गले से लगाकर कहती है कि प्लीज माफ करना, पर आइंदा की बात मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। अब ये सुनकर कावाकामी यह अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि मैं कौन सा तुम्हें दोस्त मानती हूँ, मैं तो दोस्ती निभाने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि सच में मैं एक बार मर चुकी हूँ, पर रिजनरेट होना चाहती थी ताकि तुम्हारे डैड को हासिल कर सकूं। अब ये सुनकर टॉमी को यकीन हो जाता है कि डैड सही कह रहे थे, इसीलिए वो कावाकामी को कहती है कि मैं ही गलत थी जो मैंने अपने डैड की बातों पर यकीन नहीं किया। तुम वाकई एक डीमन हो, कोई इंसान नहीं हो, इसीलिए तुम कभी भी इंसानों जैसी नहीं हो सकती। अब ये सुनकर कावाकामी को गुस्सा आ गया और वो उसकी बाजू पर काट लेती है, जिससे वो टॉमी के हाथ से छूटकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अब इस सारी सूरत हाल की वजह से टॉमी काफी दुखी हो गई, इसीलिए वहीं बैठकर रोने लगती है। अब अगले ही दिन वो तीनों लड़कियां टॉमी से मिलने उसके घर जाने लगी। वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। टॉमी के डैड उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो, इस पर वो कहती हैं कि हम दरअसल टॉमी की दोस्त हैं और बस उसी से ही मिलने आई हैं। अब टॉमी नाम सुनकर उसके डैड को लगा जैसे ये तीनों कावाकामी से मिलने आई हैं, क्योंकि उसका नाम भी तो टॉमी ही था ना, इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तो उसे मारकर नदी में फेंक दिया है। अब ये सुनकर लड़कियों को लगा जैसे फजूल में कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो उन्हें धक्का देकर कमरे में बंद कर देती है और टॉमी को आवाज लगाने लगी। थोड़ी देर बाद उसके डैड दरवाजा खोलकर बाहर आए और उनसे पूछने लगते हैं कि आपको टॉमी से क्या चाहिए। इस पर वो कहते हैं कि हम उसे मारना चाहते हैं। अब यहाँ उसके डैड को समझ लग जाती है कि ये तो मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो रॉड लेकर तीनों को पीटने लगते हैं। वो उन्हें इतना मारते हैं कि तीनों काफी जख्मी हो गई और जल्दी से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाती है। फिर जब डैड बाहर गई तो उन्हें वहाँ कावाकामी दिखाई देती है, जो अब पूरी तरह रिजनरेट होकर मुकम्मल बन चुकी थी। वो यहाँ अपनी बातों की जान से टॉमी के डैड को अपनी तरफ बुलाने लगी, पर तभी अंदर से टॉमी तीर कमान लेकर आ जाती है। उसने जैसे ही शूट किया, तीर सीधा उसके गले के आर पार हो जाता है, जिससे एक बार फिर वो मारी जाती है। उसके डैड नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है और कहने लगे कि ये दोबारा से होश में आ सकती है, इसलिए हमें इसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाना चाहिए जहाँ से दोबारा कभी रिजनरेट ना हो। जिसके बाद वो उसे अपनी बर्फ की फैक्ट्री में ले आती है और उसकी लाश को बर्फ में जमा देती है। थोड़ी देर बाद वो बर्फ को चेक करने आती है। उन्होंने जैसी बर्फ पर हाथ फेरा, कावाकामी को होश आ गई और वो अपनी आंखें खोल लेती है और अब वो डैड से मदद मांगने लगी। यहाँ एक बार फिर उसके डैड कावाकामी के कंट्रोल में आ जाते हैं और हथौड़ा लेकर बर्फ को तोड़ने लगे। पूरी बर्फ जैसे ही टूटी, वो एक बार फिर आजाद हो जाती है और उसके डैड के पास आकर उनके करीब आने लगी। ये देखकर टॉमी अपने डैड को समझाती है कि डैड, ये इंसान नहीं, डीमन है और हमें इसके कंट्रोल में नहीं आना है। अब अपना नाम डीमन सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो एक औजार लेकर टॉमी को मारने के लिए चली जाती है। उससे बचने के लिए टॉमी लगातार भाग रही थी, पर वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, हर जगह जा रही थी और फिर उसे पकड़कर औजार से हमला करने की कोशिश करती है। इसी बीच टॉमी के हाथ एक शॉवल यानी बेलचा लग गया। वो उसे कावाकामी पर हमला कर देती है, उसके मुंह पर जोर से मारती है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। वो फिर फौरन अपने डैड के पास आई और उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलने का कहती है, पर तभी यहाँ कावाकामी आ गई, जो उसके डैड को हुक्म देती है कि अपनी बेटी को मार दो। अब क्योंकि वो कावाकामी के कंट्रोल में थी, इसलिए अपनी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती उसे फ्रीजर रूम में बंद कर देती है, यानी जहाँ पर बर्फ बनती है, और बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया था। फिर वो फ्रीजर को चलाकर कावाकामी से कहती है कि ये जल्दी फ्रीज होकर मारी जाएगी, जो सुनकर वो काफी खुश हो गई, जोर जोर से हंसने लगती है। अब डैड आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और आज यहाँ आखिरकार वो उससे मिल ही गई, जिन्हें अपने साथ लेकर वो यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह जब फैक्ट्री का वर्कर वहाँ आता है तो फ्रीजर रूम खोलने पर उसे टॉमी मिली, जो हैरत अभी तक फ्रीज नहीं हुई, तो खुशकिस्मती से वो जिंदा थी। वर्कर टॉमी को वहाँ से अपने घर ले आया और बताता है कि किसी ने फ्रीजर का टेम्परेचर कम कर दिया था, इस वजह से ही तुम जमी नहीं और आज जिंदा हो। फिर अब हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टॉमी फिलहाल अपने घर में बिल्कुल अकेली रह रही है, क्योंकि उसके डैड को कावाकामी जो अपने साथ ले गई है। पर तभी घर के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आती है। टॉमी ने जब फोन उठाया तो आगे से कोई भी नहीं बोल रहा था, जिससे वो समझ गई कि ये मेरे डैड हैं और वो यहाँ उनका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि वो जान गई थी कि मेरे डैड हालांकि कावाकामी के कंट्रोल में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझकर फ्रीजर का टेम्परेचर कम रखा ताकि उनकी बेटी को कुछ न हो, जब भी तो टॉमी की जान बच पाई। अब रात को टॉमी जब अपनी अगली कहानी लिख रही थी तो उसे दराज में से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। उसने जब चेक किया तो एक बॉक्स में से कावाकामी का कटा हुआ कान निकलता है, जो बहुत तेजी से रिजनरेट हो रहा था। और इसी के साथ ही फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।